तो आप देख रहे थे इंदौर के नेहरू स्टेडियम में हो रहे उस हंगामे को जो कांग्रेस प्रत्याशी के परिजनों द्वारा किया जा रहा है। प्रेमचंद गुड्डू की बेटी और बेटे दोनों ने मतगणना की प्रक्रिया पर, मतगणना जिस तरह से हो रही है उस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीरीज के नंबर बदल गए हैं, मशीनों के नंबर बदले हुए हैं और पूरी की पूरी सीरीज के नंबर मिलान नहीं खा रहे हैं। इस बात को लेकर उन्होंने मतगणना रोकने की अपील की थी। मतगणना थोड़ी देर के लिए रोकी भी गई, उसके बाद मतगणना फिर से चालू हो गई है। कांग्रेस और कांग्रेस के एजेंट्स ने, कांग्रेस के जो अभिकर्ता थे, उन्होंने बहिष्कार कर दिया है मतगणना का। हालांकि ये मतगणना के बहिष्कार के पहले 14 राउंड्स की वोटिंग हो चुकी है और तुलसी सिलावट लगभग 30,000 वोटों से आगे चल रहे थे। उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने आपत्ति ली, हंगामा मचाया और जिस तरह से मतगणना को रुकवाने की कोशिश की, आरोप है अजीत बोरासी का और रीना बोरासी का कि उनकी आपत्तियों को दरकिनार किया जा रहा है। भाजपा के नेता अंदर गाली गलौज कर रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी का बेटा बेरोटोक आ जा रहा है, पुलिस उनकी सुन नहीं रही है, मंडलोई जो एसडीएम है, रिटर्निंग ऑफिसर्स है, वो उनकी नहीं सुन रहे हैं। एक तरह से पक्षपातपूर्ण आरोप लगाया है प्रशासन पर रीना बोरासी ने और वे निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि यह चुनाव यही समाप्त नहीं होगा, बल्कि इसके बाद अदालत की सीढ़ियां भी ये चुनाव चढ़ेगा और गुड्डू परिवार द्वारा रिट लगाई जा सकती है। हालांकि ये अधिकार भी है गुड्डू का, उनके परिवार का, कि वे चुनाव में प्रक्रिया अगर का पालन नहीं हुआ है तो उसको लेकर अदालत में जाएं। लेकिन जिस तरह से तुलसीराम सिलावट एक भारी बढ़त बना रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया को के बारे में, ये जिस तरह से गुड्डू के परिवार ने हंगामा किया, कांग्रेस ने हंगामा किया, उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि शायद खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। अभी तक मध्य प्रदेश के जो चुनाव परिणाम है उसमें 11 सीटों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और इन 11 सीटों में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। 1 सीट ब्यावरा की, जहां पर रामचंद्र दागी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो विजयी रहे हैं। बदनावर, सुबासरा, अनूपपुर, अशोकनगर, सांची, नेपानगर, बमोरी, मानधाता और भांडेर, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। 10 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई हैं, 1 सीट कांग्रेस को मिली है और भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीट जीत ली है, जबकि लगभग 12 सीटों पर वो आगे चल रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी 21 सीटें जीतने के करीब बढ़ रही है और कांग्रेस 6 सीटों पर आकर सिमट गई है। अदर्स यानी बसपा को 1 सीट मुरैना में बढ़त मिल रही है। तो कांग्रेस की दुर्गति और इस दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार, इस दुर्गति को किस तरीके से कांग्रेस ले रही है, क्या कांग्रेस आत्ममंथन करेगी, क्या कांग्रेस आत्मचिंतन करेगी, ये तमाम प्रश्न हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश शोक से, जिन्हें बहुत ज़्यादा चुनावी अनुभव है। कई चुनाव उन्होंने लड़वाए हैं, अक्सर हर चुनाव के अंदर वो मैदानी ड्यूटी संभालते रहते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम मतभेद भुलाकर कांग्रेस से आए हुए नेताओं को अपना मानकर पूरी ईमानदारी से काम कर चुनाव जितवाया है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सावेर में जिम्मेदारी निभा रहे थे। सावेर वो सीट है जहां पर राजेश सोनकर और तुलसीराम सिलावट का चुनावी मुकाबला 2 बार हुआ है। दोनों ने एक बार जीत हासिल करी है, परंपरागत प्रतिद्वंदी रहे हैं दोनों, लेकिन इस बार दोनों एक साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें लगभग पूरी तरह से सफल रहे राजेश सोनकर। तुलसीराम सिलावट लगभग 30,000 वोटों की बढ़त बना चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजेश सोनकर जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये तय हुआ कि तुलसीराम सिलावट भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और सावेर से चुनाव लड़ेंगे, तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी मन में? पहली बार जब आपको मालूम पड़ा कि जिनके खिलाफ आप 2 चुनाव लड़े, एक जीते एक हारे, जिनके खिलाफ आपके नेता, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, प्रकाश सोनकर, उन्होंने कई चुनाव लड़े, वो तुलसी सिलावट आपकी पार्टी में आ गए हैं और आपकी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? दिल से क्या आवाज उठी? मैं चाहूंगा कि आप ईमानदारी से, सच्चाई से वो बात कहें। निश्चित रूप से तुलसीराम सिलावट जी ने जब भारतीय जनता पार्टी विचारधारा में आने का निर्णय लिया तो भारतीय जनता पार्टी संगठन ने उनके इस निर्णय को स्वीकार किया और
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, चूँकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के निर्णय को हर स्थिति में उसको आत्मसात करना, उसको सकारात्मक पर लेना, ये हमारे अपने कार्यकर्ता का एक स्वभाव होता है। तुलसीराम सिलावट जी और स्वर्गीय प्रकाश सोनकर जी, मेरे तुलसीराम सिलावट जी के बीच में भी 2 चुनाव, और उसके पहले आदरणीय प्रकाश जी और उनके बीच में भी 4 चुनाव हुए हैं। 6 चुनाव आपने आमने सामने 6 लड़े। चुनाव हमने आमने सामने लगे। निश्चित ही सिलावट जी और उस समय हम दोनों एक अलग विचारधारा को लेकर काम कर रहे थे। सिलावट जी का अपने अलग विचारधारा को लेकर काम करते थे, तो वैचारिक प्रतिद्वंद्विता और मतभेद हमारे बीच में था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचार के साथ सिलावट जी ने आने का निर्णय लिया और पार्टी संगठन ने उस निर्णय को स्वीकार किया, तो स्वाभाविक है कि हर कार्यकर्ता मन में कभी, राजेश भाई, जैसे ही मालूम पड़ा कि तुलसी भाई पार्टी में आ गए हैं, चुनाव भी लड़ेंगे, मन में कभी ना कभी कोई ख्याल तो आया होगा। ऐसा आप मनुष्य है, मैं भी सामान्य मनुष्य, हम राग द्वेष ईर्ष्या प्रेम मोहब्बत इससे परे थोड़ी हो सकते। मन में ख्याल तो आया होगा कि यार मेरी सीट है, अब ये जिस व्यक्ति खिलाफ में लड़ता था उसी को मुझे जिताना पड़ेगा, कुछ इस तरह के विचार नहीं आए क्या आपके मन में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं समझता हूं कि हमारा जो विचार होता है वो महत्वपूर्ण एक विचार को लेकर काम करते हैं, और उस विचार के साथ में खड़ा रहना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जवाबदारी होता है। और मैं समझता हूँ कि मेरा लिए भारतीय जनता पार्टी विचार और निर्णय से अलग हटकर कुछ और नहीं हो सकता। मैंने उस निर्णय के साथ में खड़ा था, और मुझे आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव क्षेत्र में काम करने के लिए, तुलसीराम सिलावट जी के काम करने के लिए, कमल को खिलाने के लिए काम करने के लिए बहुत प्रसन्नता और गर्व महसूस हो रहा था। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत की और अग्रसर है सावेर में, राजेश सोनकर जी, लगभग 30,000 की लीड आपने ले लिया। हालांकि कांग्रेस जिस तरह से आपत्ति दर्ज करा रही है, आपने सुना कि कांग्रेस के प्रत्याशी के बेटे बेटी कह रहे हैं कि सीरीज नहीं मिल रही है, प्रशासन पक्षपात कर रहा है, उनकी आपत्तियां नहीं सुन रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं उनके इस आरोप पर? मैं समझता हूँ कि जब से चुनाव की कैंपेनिंग शुरू हुई है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से अगर हम एक नज़र मारें, कांग्रेस ने जिस प्रकार की कैंपेनिंग करी है उसमें कहीं पर भी कांग्रेस ने 15 महीने की उपलब्धियों पे बात नहीं करी, कहीं विकास पे बात नहीं करी। अब भाई कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, जीतू पटवारी जी हों, प्रेमचंद गुड्डू जी हों, सभी जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, ऐसा लग रहा था कि उनके बीच में कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा चल रही कि कौन कितना मध्य प्रदेश की जनता का अपमान कर सकता है। उनके हर स्टेटमेंट में कभी अधिकारियों का अपमान करना, कभी मतदाताओं का अपमान करना, जनता का अपमान करना, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान करना। पूरे चुनाव कैंपेनिंग में कहीं पर भी प्रेमचंद गुड्डू जी प्रत्याशी के रूप में नजर नहीं आए। ऐसा लगता था कि नैतिक रूप से उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली है। आज भी हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो काउंटिंग में पहले राउंड से ही लगातार वो पिछड़े हुए हैं। ऐसा एक स्वांग जैसा बोलते हैं ना, वो रचना की एक प्लानिंग के साथ में उस चुनाव में पहले दिन से हार स्वीकार कर लेना, हार स्वीकार करने के बाद में जिन लोगों ने लगातार जनता का अपमान किया हो, वो जनता के निर्णय को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, ये उदाहरण हमारे सामने है। आज भी उन्होंने ये इनके प्रकरण इस चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, बार बार रोकने का प्रयास किया है। पहले राउंड से ही लगभग 2,500 वोट से वो पीछे रहे, और अभी हम देख रहे हैं कि 14 राउंड हुए, 14 राउंड में लगभग 30,000 वोटों से अधिक वोटों से कांग्रेस पीछे है। अब बात यह है कि जनता के कूचे से बेआबरू होकर निकलना की जो स्थिति है, जनता के सामने फेस करना और उसको कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रेजेंट करने की कोशिश करना कि हमारे साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत धांधलियाँ हुई हैं। 1 या 2 पेटियाँ, मैं खुद भी काउंटिंग में अभी तक बैठा था, वही हुआ था हमें, 1 आध पेटी पर मानवीय त्रुटि जो नियमानुसार उसमें लिखा हुआ है भी, अगर कोई मानवीय त्रुटि होती है तो उसको स्वीकार किया जाता है, उसका निराकरण भी संबंधित अधिकारियों ने किया। लेकिन लगातार कांग्रेस के जितने भी वहाँ पर एजेंट बैठे थे वो वहाँ के संबंधित अधिकारियों के साथ अभद्रता करना, उस काउंटिंग को रुकवा कर ये प्रयास करना, बताने का कि हमारे साथ में धांधली हो रही है। मतलब ये सीधा प्रयास है। वो हार को स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे। जनता के बीच में एक बार फिर, जैसा कांग्रेस का अपना एक स्वभाव है, भ्रम, धोखा और इसकी राजनीति करना, एक फिर वो भ्रम पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को, सावेर की जनता को बताना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका जो ये कृत्य है ये सीधा सांवेर के मतदाताओं का अपमान है। आज जो उन्होंने निर्णय लिया, जो निर्णय दिया, उसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए, मैं समझता हूँ, लेकिन उस निर्णय को स्वीकार करने के बजाय वो उनका अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ राजेश चौक से मौजूद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता है, पदाधिकारी है। राजेश भाई, अभी आप सुन रहे थे सोनकर परिवार, गुड्डू परिवार के आरोप। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की धांधली हुई है, जिस तरह की प्रशासनिक पक्षपात के आरोप लगा रहे हैं, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? ये जो बीजेपी की बड़ी भारी जीत हो रही है, क्या आप मानते हैं कि जीत जो है वो मैनिपुलेटेड है, प्रशासन को या ईवीएम को छेड़छाड़ करके बनाई गई जीत है?
सीधा सीधा कांग्रेस का और मेरा स्वयं का ये आरोप है कि ये चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों ने ही लड़ा है और ये इंदौर में नया नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि सुबह एक बार मतगणना जो सुर्खी में रुकी, सागर में, एक बार बड़ा मल्हार में रुकी, तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस का एजेंट बैठा हो या भाजपा का एजेंट बैठा है और तैयारी के साथ बैठा है और उसके पास ईवीएम मशीन नंबर और अन्य कोड नंबर उपस्थित है, तो अगर वो देख रहा है तो उसको दिखाना चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ नहीं है और उसमें गड़बड़ है, आज जो रश्मि बोरासी प्रेमचंद गुड्डू जी की बेटी विरोध जता रही है, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बड़ी वकील है, कोई कांग्रेस की कार्यकर्ता नहीं है। कहीं ना कहीं उनको त्रुटि लगी, कहीं ना कहीं उनको शंका हुई, कहीं ना कहीं उनके विचार में ये आया कि मेरा पिताजी के साथ या हमारी पार्टी के साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन लिया। लगता है कि इंदौर का प्रशासन पक्षपाती था, कांग्रेस के विरोध में काम कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे थे इंदौर के प्रशासन द्वारा? हाँ, बिल्कुल सही है। तुलसी सिलावट जी प्रभारी मंत्री थे इंदौर शहर और संभाग के। उनके साथ एक अमला पीडब्ल्यूडी का चलता था, एक अमला नगर निगम का चलता था, एक अमला एमपीवी का चलता था। राजेश भाई यहाँ बैठे हुए हैं, राजेश भाई भी चुनाव वहाँ जीते हैं। कुल मिला के जो प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग इस चुनाव में हुआ, मैं सोचता हूँ कि 50 साल में नहीं हुआ होगा। जो आचार संहिता में भी सड़कें बन रही हो, लाइटें लग रही हो, गिट्टी मोरम डल रही हो, जो मदद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट को प्रशासन कर सकता था, वो कर रहा है और अभी भी उसका उदाहरण आपको देखने सामने मिल रहा है। राजेश चौकसी जी, आपने झाबुआ का उपचुनाव में भी आप गए थे, कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़े थे और कांतिलाल भूरिया रिकॉर्ड मतों से जीते थे। झाबुआ सीट में कांग्रेस जब भी कभी भी इतने वोट से नहीं जीती जितने से कांतिलाल भूरिया जीते। तब यही भारतीय जनता पार्टी वाले वो सब आरोप लगा रहे थे जो आज आप लगा रहे हैं। नहीं, वो हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का काम उस समय दिख रहा था लोगों को, जिस राह पे वो चल रहे थे। तब आपके को भी प्रशासन का ऐसा ही सहयोग था जैसा कि आज आप कह रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा वहाँ कोई महसूस नहीं हुआ। मैं वहाँ 7-8 दिन रहा, कमलनाथ की सभा के प्रभारी के रूप में भी रहा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। यहाँ तो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि आचार संहिता में सड़कें बन रही, लाइटें लग रही, गिट्टी मुरम बारिश आई तो लगी। ये चुनाव में तुलसी सिलावट जी और भारतीय जनता पार्टी को पूरे 6 से 7 माह मिले, उसमें से आचार संहिता 6 से 7 माह थे ना। आप भी तो अपने कांग्रेस कार्यकर्ता को मोबाइल हमारे साथ प्रशासन नहीं था ना, कार्यकर्ता मोबिलाइजेशन कर सकते थे। हमने हमारे प्रयास करे, हमारे साथ प्रशासन नहीं था ना, सरकारी तंत्र नहीं था ना, उसका खामियाजा हम भुगत रहे, दिख रहा है सामने। हार के लिए आप सरकार को, प्रशासन तंत्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? प्रशासन तंत्र को, कांग्रेस संगठन कोई कमजोरी नहीं। राजेश चौकसी जी, आपके संगठन की कमजोरी नहीं, आपके उम्मीदवार, आप सारे आयातित उम्मीदवार लड़े। जो गुड्डू 3 महीने पहले तक बीजेपी में थे, उनको आप लाके चुनाव लड़ाते हो, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके लिए क्यों काम करेगा? नहीं, कांग्रेस एकजुट थी, कांग्रेस ने बहुत ईमानदारी से काम किया। सारे नेता जिनकी जो जवाबदारियां थे वो अपनी जगह थे। आपके पास अपने नेता नहीं थे क्या, जो आपको गुड्डू को लाना पड़ा? सागर में आपके पास कोई अपना वरिष्ठ नेता नहीं था कांग्रेस का, जो मूल कांग्रेस का नेता रहा? अब ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है प्रतीक भाई, इससे हम जैसे लोगों का कोई, पर ये निर्णय गलत है ये तो कह सकते हैं आप? नहीं, निर्णय गलत है, ये पार्टी स्तर पे होता है। ये निर्णय ऊपर के लोग करते हैं, जो ऊपर से हुआ वो नीचे का कार्यकर्ता ने मान्य कर लिया। राजेश भाई ने भी मान्य करा ना तुलसी सिलावट को। तो कांग्रेस में भी अगर ये बात हो गई कि जिस तरह से आपने मान्य किया तुलसी सिलावट को, वैसे इन्होंने मान्य किया गुड्डू जी को। और कांग्रेस आम कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं मन में एक कसक थी कि वो कार्यकर्ता आना चाहिए जो पुराना है, समर्पित है। राजेश सोनकर जी, अब आपका भविष्य क्या? बहुत सीधा सवाल मेरा। आपने 30,000 से 14 राउंड में जीत गए, अभी और मेरे ख्याल से 10-12 राउंड बाकी होंगे। ये लीड 40-45 तक चली जाएगी। आप पहले से कह रहे हैं कि हम 40,000 से वोट से जीतेंगे। 45,000 वोट से जीतने वाले तुलसी सिलावट का टिकट 2023 में कटेगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। राजेश सोनकर क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है जहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता की वर्किंग को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन में हर कार्यकर्ता को, हमारे बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता हो, प्रदेश लेवल का कार्यकर्ता हो, जिले स्तर का कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता का भविष्य बहुत सुरक्षित है। और मैं समझता हूँ कि किसी कार्यकर्ता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी क्षमता के हिसाब से और उसकी ऊर्जा और उसकी जो काम करने की शैली, उसके हिसाब से समय समय पर संगठन निर्णय लेता है, उसकी भूमिका तय करता है।
राजेश सोनकर भी एक कार्यकर्ता के रूप में आज पार्टी ने जो मुझे आदेश दिया, जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी का काम कर रहा हूँ। पहले मुझे आदेश दिया था, मैंने पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने चुनाव भी लड़ा और आगे भी आप जो शिवराज जी के बड़े नजदीकी हैं, शिवराज जी आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत स्नेह करते हैं, क्या उन्होंने कोई आपको अकेले में कोई आश्वासन दिया कि किसी निगम में, किसी मंडल में आपको एडजस्ट करेंगे और लाल बत्ती से या पीली बत्ती से नवाजेंगे, राज्य मंत्री का दर्जा देंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी मैं समझता हूं कि सशर्त काम करने में विश्वास नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सतत काम करने में विश्वास करता है। पार्टी संगठन जो आदेश देता है, जो निर्देश देता है, उसका पालन करना हम अपनी जवाबदारी समझते हैं। और मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता ना मुझे इस प्रकार का कोई सवाल करने की और ना ही संगठन को मुझे इस बात का आश्वस्त करने की आवश्यकता है। मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी ने जो आदेश दिया है आगे भी करता रहूँगा। पार्टी संगठन अपने स्तर पर विचार करेगा और जब जो आदेश आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर अगर हम बात करें, आप बहुत सच और खरी बोलने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। क्या 15 महीने में जो आपकी सरकार चली, और जैसा कि लोग कहते हैं कि 15 महीने में कुछ खास लोगों का कमलनाथ के आसपास घेराबंदी हो गई थी, कमलनाथ जी विधायकों से नहीं मिल पाते थे, जनता के बीच में नहीं जाते थे, संभाग स्तर के दौरे उन्होंने बहुत मुश्किल करे, बहुत सारे मध्य प्रदेश के ऐसे जिले 15 महीने में जहाँ वो गए तक नहीं, और एक कुछ 2-4-5 व्यक्ति विशेष ने कमलनाथ को घेर लिया था, काकस ने। क्या ये जो नतीजे आ रहे हैं ये उसी बात का नतीजा कि आम कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं निराश था कि भाई 15 महीने में हमारी तो कोई सुनी नहीं, हमारा एक काम नहीं हुआ, और पता नहीं कहाँ से लोग जिनका कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं था वो मलाई काट रहे थे? कहीं निराशा हुई थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उस 15 महीने के शासनकाल में? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता प्रतीक भाई। कमलनाथ जी को 15 माह का समय जरूर मिला, लेकिन 3 से 3.5 महीने उनके लोकसभा चुनाव और इसमें बिगड़े थे, और वो पूर्णतः पूरे प्रदेश में सभाएं ले रहे थे, आ जा रहे थे, और आचार संहिता के चलते हुए उनको मेरा सोचना है कि 11.5 माह मिले। 11.5 माह में उन्होंने अपने आप को मध्य प्रदेश में एक तरीके से स्थापित करने का काम किया। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार कैसा हो इसकी एक सोच बनाई। इंदौर उसका उदाहरण है। इन्वेस्टर मीट बहुत सक्सेस हुई, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये तमाम प्रक्रियाओं के दौर से गुजर रहे थे। दिख रहा 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, दिख नहीं रहा। खूब विकास कार्य आपने किया, आप कह रहे हैं दिख नहीं रहा। ये दिख क्यों नहीं रहे? सीटों में परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? कमलनाथ के 11 महीने के बड़े अच्छे काम आप बता रहे हो, सीटों में परिवर्तित क्यों नहीं हुए? अब इसके लिए पार्टी लेवल पे आत्ममंथन होगा दादा। आत्ममंथन करेंगे? बिल्कुल होगा। और उस आत्मचिंतन में आप ये चिंतन भी करेंगे, आपने आयातित उम्मीदवार लड़ाए, दूसरे दलों से लाए, बसपा से लिया है 5-6 उनको लड़ा दिया, भाजपा से लिया है 2-4 उनको लड़ा दिया, और जो 6 सीट आपको जानकर आश्चर्य होगा राजेश चौकसी जी, जो 6 सीट आप जीत रहे हैं उसमें से 6 ही उम्मीदवार वो हैं जो आपकी पार्टी के मूल नहीं थे, वो कहीं दूसरी पार्टियों से आए। देखो, अगर हम पार्टी लेवल से हट के बात करें, मेरे हिसाब से राजेश भाई भी मेरी बात से सहमत होंगे कि ये जो परंपरा चालू हुई ये वास्तव में होना ही नहीं चाहिए थी। एक तरीके से आम जनता के पास एक ही हथियार रहता है, वो मतदान का। अगर मतदान में हम पिछड़े और कांग्रेस को 15 साल बाद मौका मिला तो हमने मतदाता के प्रतिनिधि को ही खरीद फरोख्त करके लोभ लालच दे के इधर लिया है। राजेश सोनकर जैसा व्यक्ति, मुझे मालूम है प्रकाश भैया का आधे से ज़्यादा चुनाव राजेश भाई लड़ते थे, जिनका पूरा जीवन सांवेर में चले गया। अब वो आदमी क्या करेगा? ठीक है, मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है, मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ तो मुझे जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे मुझे करना है। लेकिन ये शुरुआत जो है ये वास्तव में जनता का अपमान था, और ये जो परंपरा इस मध्य प्रदेश अभी तक अछूता था वो इसको छू गया है। अब उसमें कांग्रेस ने भी वही करा और भाजपा ने भी वही करा। अब जिसको जैसा विकल्प मिला परंपरा उसी चालू हो गई, जो नहीं होना थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं मानता हूँ। राजेश सोनकर जी, आप इनकी बात से कितना सहमत है? ये जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की परंपरा मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं है कि आप 15-20 बहुमत एक साथ छोड़ के आ जाए पढ़ ले। ये कर्नाटक में होता होगा, साउथ में होता होगा, हरियाणा में होता होगा, वहाँ आराम गैराम की संस्कृति है। मध्य प्रदेश में संस्कृति नहीं है। राजेश चौक से ठीक कह रहे हैं। राजेश भैया मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा स्नेह मेरे को शुरू से उन्होंने वो करते हैं, उनका बड़ा मार्गदर्शन भी समय समय मेरे को मिलता है। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ राजेश भैया की।
पहले तो मैं भैया से ये आग्रह करूंगा कि जनता का जो निर्णय है, जो आदेश है, उसको स्वीकार करने के लिए एक बड़े दिल की आवश्यकता है। और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में राजेश भैया को भी, कांग्रेस के लोगों को उसको स्वीकार करने के लिए बड़ा दिल बताना चाहिए। रही बात जो कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं या भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, उनका अपना ये निर्णय हो सकता है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं तुलसीराम सिलावट जी की, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में जो लोग विधायक होते हुए, मंत्री होते हुए उन्होंने जो निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी में आए, वो निर्णय एक पीड़ा कहीं ना कहीं उनके मन में थी, जिस कारण से वो लिया गया था। उसी पार्टी में, जिस पार्टी में 35 साल 40 साल की उनकी तपस्या थी, जो सरकार बनाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हर संभव पूरा प्रयास किया था। और मैं तो कहता हूँ कि जब पिछला विधानसभा चुनाव था, जब आपको नारा ध्यान होगा वैसा कि माफ़ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, हमने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सामने देखकर चुनाव लड़ा था। और उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की क्या स्थिति हुई, कमलनाथ जी एक बात उनकी मानने के लिए कभी भी राजी नहीं हुए। बार बार कमलनाथ जी को और अपनी ही सरकार में, अपने ही मुख्यमंत्री के सामने उन विधायकों को संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, उन बातों को मनवाने के लिए मजबूर होना था जो वादे उन्होंने जनता से किए थे। जिस वचन पत्र के नाम पर उन्होंने लोगों से वोट लिया था, उस वचन पत्र की बात वो पूरी नहीं करवा पा रहे थे। ये टीस, ये वेदना कहीं ना कहीं उनके मन में थी, जिस पीड़ा के कारण उनको इतना बड़ा कठोर कदम उठाना पड़ा कि कांग्रेस छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को उन्होंने आत्मसात किया, भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को माननीय शिवराज सिंह जी में अपना विश्वास व्यक्त किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि मध्य प्रदेश का अगर कल्याण कोई कर सकता है, विकास कोई कर सकता है, तो शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए। भारतीय जनता पार्टी ही का चूँकि जनता और मान शिवराज सिंह जी के बीच में जो एक विश्वास का रिश्ता है, विश्वास का नाता है, वही एकमात्र रास्ता उनको लगा कि वास्तव में शिवराज सिंह जी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में ही हम प्रदेश का कल्याण कर सकते हैं और अपने किए गए वादों को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने क्या शिव ज्योति एक्सप्रेस अब मध्य प्रदेश में एक आक्रामक राजनीति करेगा और कांग्रेस को इस जोड़ी का मुकाबला करने के लिए एक बहुत युवा जोड़ी की, ऊर्जावान जोड़ी की आवश्यकता है। कमलनाथ जी 78 साल के हैं, दिग्विजय सिंह जी 74 साल के हैं, अपनी लंबी पारी खेल चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सब चीज़ रह चुके हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब यूथ टीम को, आपको युवा नेतृत्व को आगे लाने की ज़रूरत है मध्य प्रदेश में? निश्चित रूप से आना भी चाहिए, समय वैसा आ गया है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेताओं की कमी है। अरुण यादव जी हैं, जीतू पटवारी जी हैं, सज्जन वर्मा जी हैं, अजय सिंह जी हैं, तमाम अनुभवी लोग कांग्रेस के हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि शीर्ष नेतृत्व ये सब परिवर्तन करता है। अब कमलनाथ जी के भी 2 पद हैं, स्वयं अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बागडोर किसी अच्छे अनुभवी व्यक्ति को देना चाहिए, जो परिणाम हमारे सामने आए उसमें आत्ममंथन करे, चिंतन करे और कांग्रेस का ग्राफ कैसे आगे बढ़े, ऐसे चिंतन मनन करने वाले व्यक्ति का चयन होना चाहिए। सज्जन वर्मा के आप बहुत नज़दीकी साथी हैं, बहुत उनके विश्वसनीय हैं और छात्र राजनीति से आप सज्जन वर्मा साहब के साथ हैं। सज्जन वर्मा साहब को हाटपिपलिया की सीट दी गई, सज्जन वर्मा साहब को सावेर की जिम्मेदारी दी गई, दोनों जगह पर वो नाकाम साबित हुए। कहाँ कमी रह गई? आप तो उनके साथ डे टू डे की मीटिंग्स में शामिल रहते हैं, कहाँ कसर रह गई? देखो प्रतीक भाई, सज्जन वर्मा जी की नीयत बिल्कुल साफ थी। सावेर जो था वो हमारे युवा तुर्क विधायक जीतू पटवारी जी करने था, सज्जन भाई करने हाटपिपलिया की जवाबदारी थी। उन्होंने पहले ही मीटिंग में कहा था कि अब मेरा राजेंद्र सिंह बघेल जी से कोई लेना देना बाकी नहीं बचता। मेरे 2 पुत्र हैं, एक पवन वर्मा और दूसरा राजवीर बघेल। और उन्होंने बहुत ईमानदारी से हाटपिपलिया में काम किया, लेकिन अब परिणाम जनता को देना था, परिणाम जनता ने दिया। उसमें सज्जन वर्मा जी का मैं नहीं सोचता कि किसी तरीके का कोई उन्होंने गलती नहीं, मैं कह भी नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि सज्जन वर्मा ने ईमानदारी से हाटपिपलिया में काम किया, कहाँ कसर रह गई, कहाँ चूक रह गई? मैं ये नहीं कह रहा कि सज्जन वर्मा ने ईमानदारी से काम नहीं किया। सज्जन वर्मा जवान का धनी है, कहेगा कि मैं काम करूँगा तो करूँगा, कहेगा कि मैं काम नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। जो होता है वो मुँह पे कहते हैं। लेकिन क्या सज्जन वर्मा जैसा वरिष्ठ नेता क्यों हाटपिपलिया नहीं जिता पाया? जनता ने को समझा नहीं पाए, अपनी बात नहीं रख पाए, या फिर कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार रहता है उसका भी अपना एक फर्क रहता है। आजकल ग्रामीण राजनीति जो है वो जातिवाद के आधार पर बहुत कुछ तेज़ी से आगे चल रही है।
तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रह गया होगा कांग्रेस की तरफ से जो वो नहीं कर पाए होंगे, उसका परिणाम सामने। एक बड़ी खबर, बीजेपी की रक्षा सरोनिया भांडे से चुनाव जीती, केवल 171 वोट से वो चुनाव जीती, सबसे छोटी जीत संभवतः ये होगी। और फूल सिंह बरैया जो कई सारी पार्टियां छोड़ के इन दिनों कांग्रेस पार्टी में आए थे, उम्मीदवार अभी बने थे, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया था उन्होंने, वे फिर से रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि 171 सीटों 171 वोटों की जो जीत है वो बहुत छोटी जीत है। और लगातार ये चुनाव नेक टू नेक फाइट में हुआ, कभी बरैया आगे हो जाते थे, कभी रक्षा सिरोनिया आगे हो जाती थी। फाइनली रक्षा सिरोनिया 171 मतों से चुनाव जीत गई हैं। बरैया इसमें मांग कर रहे हैं कि उनको फिर से रिकाउंटिंग कराई जाए। राजेश सोनकर साहब, जब इस तरह की छोटी जीत होती है तो लगता है कि प्रशासन की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। जहाँ 40,000 से 50,000 वोट से जीत रहे हैं वहां तो ठीक है, समझ में आता है कि भाई कितना कुछ होगा, लेकिन जब बहुत मामूली मार्जिन से 100-150 वोट की जीत हार होती है तो लगता है कि प्रशासन के हाथ में काफी कुछ है, चाहे वो डाक मत पत्र हो, चाहे वो 1-2 पेटी का मसला हो, 1-2 मशीन का मसला हो। क्या आपको लगता है इस तरह के चुनाव जो प्रशासन में होने का, सरकार में होने का फायदा बीजेपी को मिला है? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि जीत जनता के निर्णय को स्वीकार करने के लिए बड़े दिल की आवश्यकता होती है। जीत छोटी हो या बड़ी हो, जनता ने अपना जो मताधिकार उसका उपयोग किया है, जनता ने जो आदेश दिया है उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि शासन या प्रशासन का कहीं पर उसमें किसी प्रकार का रोल होता है। शासन प्रशासन ने पूरी तरह से निष्पक्षता से चुनाव लड़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाई है। और भले ही जीत छोटी हो या बड़ी हो, वो जीत जनता के द्वारा दिया गया निर्णय है, हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। और हम देख ही रहे हैं कि अगर वहाँ पर 134 वोट से जीत हुई है तो निश्चित रूप से दोनों पार्टी की नेट टू नेट वहाँ पर 100 वोट, क्योंकि ये तो सांवेर का भी इतिहास अगर हम पुराना देखें तो सांवेर में 134 वोट से भी एक बार हार जीत हुई है। और एक बड़ी खबर की जो अभी तक मुन्नालाल गोयल कांग्रेस पूर्व, ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल आगे चल रहे थे, वो अब पिछड़ गए हैं और सतीश सिंह सिकरवार अब आगे हो गए हैं। और इसी तरह से मुरैना में भी एकदम परिवर्तन आया है। जो भारतीय जनता पार्टी के रघुराज कंसाना दूसरे नंबर पर चल रहे थे, वो अब तीसरे नंबर पर चले गए हैं। और वहां पर मुरैना में राकेश मवई कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हो गए। ये दोनों खबर आपके लिए अच्छी है कि 2 सीट पर कांग्रेस ने आखिरी में अपनी बढ़त बनाई है। मुन्नालाल गोयल पीछे हो गए हैं और राकेश मवई आगे हो गए हैं। इसको राकेश भाई आप किस तरह से लेते हैं? ये मतलब कहना चाहिए कि दीपक बुझने के पहले लपलपा रहा है, ज्वाला दे रहा है, कैसे देखेंगे आप इसको? मुरैना के जो हमारे कैंडिडेट थे राकेश मवई, वो यूथ है और बहुत वजनदार से वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, इसीलिए उनका चयन भी हुआ था। निश्चित रूप से वहाँ भाजपा के जीतने के कायस लगाए जा रहे थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो मेरे साथ काम कर चुके हैं प्रदेश स्तर पर भी, तो उनमें एक अपने आप में कॉन्फिडेंस था। उनसे बीच में मेरी चर्चा भी हुई तो वो जीत के प्रति आश्वस्त है। उसका रिजल्ट देखने मिल रहा है। जहाँ तक सतीश सिकरवार जी का प्रश्न है, निश्चित रूप से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही है वो भाजपा से है और उनके परिवार से भी उनके पिताजी 2 बार भाजपा से एमएलए रहे। गजराज सिंह सिकरवार बड़े छात्र नेता हैं ग्वालियर जीवानी विश्वविद्यालय के। तो वो लाभ भी उनको मिला होगा। और शायद जिस तरह से गजराज सिंह सिकरवार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया, उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया, उनको जिस तरह से शेडोल में उनकी ड्यूटी लगाई गई, उनका जो एक और दूसरा लड़का है नीटू भी विधायक रहे, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सिकरवार नाराज हुए और उसका खामियाजा सुमावली में देखने को मिल रहा है। जब वहाँ पर जो सुमावली में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं हैदर सिंह कंसाना, वो पीछे चल रहे हैं, क्योंकि सिकरवार पहले भी कंसाना को चुनाव हरा चुके हैं सुमावली में। सुमावली का बड़ा राजनीतिक परिवार माना जाता है सिकरवार, तो उनकी वजह से शायद सुमावली में खतरा हुआ है। लेकिन जिस तरह से सत्यप्रकाश सकवार अम्बा में आगे चल रहे हैं, ओपीएस भदौरिया मेहगांव में आगे चल रहे हैं, उसी तरह से सतीश सिकरवार जो है वो आगे हो गए हैं और मुरैना में राकेश मवई आगे हो गए। तो थोड़ा सा 1-2 सीट का फर्क निश्चित रूप से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो बीजेपी बढ़त बनाकर चल रही है। राजेश सोनकर जी, तुलसी सिलावट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मिले, भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां बताने लग गए, आज आपका नमन कर रहे थे, संगठन का नमन कर रहे थे, आपने जिस तरह से उनको गोदी में उठाया, खुशी मनाई, जश्न मनाई, कल रात में आप जिस तरह से नाच रहे थे, तो क्या सब पुरानी अदावतें, पुरानी बातें सब भूल चुके हैं और अब नया इतिहास सावेर में लिखने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग?
मैंने कहा ना, हम विचारधारा को लेकर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचार, अगर चुनाव हारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी विचारधारा पीछे आती है, इसलिए हमारे लिए सर्वमान्य है विचारधारा। विचारधारा को जिताने के लिए हम हमारा सब कुछ संगठन के लिए, उसमें मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई कौर या कसर या प्रयासों में हमने नहीं छोड़ी, और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके प्रयासों में कभी कसर छोड़ सकता है जहाँ बात विचारों की हो। तुलसीराम सिलावट भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, और उस निर्णय को हमने गोद में उठाकर ये संदेश मतदाताओं के बीच में भी, कार्यकर्ताओं के बीच में दिया था कि जो प्रदेश, जो संगठन ने जो निर्णय लिया, उस संगठन वो हमारे सर आँखों पर है, और तुलसीराम सिलावट जी को जिताने के लिए, कमल खिलाने के लिए हम पूरी समर्पणता के साथ में, पूरे जोश के साथ में काम कर रहे हैं। राय सोनकर जी, कांग्रेस पार्टी में आप कह रहे हैं कि चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। आपके बहुत लगातार हार आप झेल रहे हैं, पिछले कई सालों से आप हार झेल रहे हैं। बीच में 2018 में एक ऐसा अवसर आया था कि 3 राज्यों में आपने चुनाव जीते थे, लेकिन कांग्रेस अक्सर अपनी बलि का बकरा ढूंढती है। कभी ईवीएम को बलि का बकरा बना देती है, कभी प्रशासन को बलि का बकरा बना देती है, कभी सांप्रदायिकता को बना देती है, कभी पाकिस्तान को बना देती है। क्या इस बार मध्य प्रदेश की हार के लिए सीधे सीधे तौर पर कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, या फिर कोई आप बलि का बकरा ढूंढ लेंगे? कमलनाथ जी का कोई अकेला कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस भी एक संगठन है, मजबूत संगठन है, जिसमें लाखों करोड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कमलनाथ जी ने ईमानदारी से पूरा चुनाव उनके फेस पे हुआ। देखिए, मैं जो कह रहा था वही हुआ। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठा दिया, ये आपने बकरा ढूंढ लिया। नहीं, क्यों नहीं उठाते? आपके सामने आपत्तियां लगाई जा रही है। सुर्खी में मतदान रुक रहा है, इंदौर में का बयान मतदान आ रुक गया रहा है, है और आपने ईवीएम को निशाना बना दिया है। नहीं, जब भी आप हारेंगे ईवीएम, आप जीतेंगे तब ईवीएम नहीं है। 3 राज्यों में आप जीतते हैं तो ईवीएम नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप सीट जीत गए तो ईवीएम नहीं है। जो सामने दिख रहा है प्रतीक भाई कि वो उस नंबर की मशीन ही नहीं है, कोड नंबर ही वो नहीं है, और कांग्रेस कार्यकर्ता उस पर आपत्ति ले रहा है, तो आपत्ति को मान्य करना चाहिए। बगैर, अगर उनने बहिष्कार कर दिया, उसके पहले मतगणना आपने कैसे चालू कर दी? कहीं ना कहीं आपका मन खराब है। प्रशासनिक अधिकारी सरकार बनते देखते हुए नतमस्तक हो रहे हैं, ये मेरा भी सीधा आरोप है। राज सोनकर जी, कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं कि ईवीएम में मैनेजमेंट करके आप चुनाव जीते। देखिए, मैंने तो कहा ना कि पहले दिन से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हार स्वीकार कर ली थी। अब हार स्वीकार करने के बाद कोई आरोप तो लगाना है, कोई गली तो ढूंढना है उनको बताने के लिए, और आज सुबह से भी लगातार वो चुनाव को प्रभावित करने का वो प्रयास करते रहे। ये तो पहले दिन से ही तय था कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो जनता की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, जनता के निर्णयों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो तो निश्चित रूप से वो ईवीएम मशीन और चुनाव, इलेक्शन कमीशन और इसके ऊपर आरोप लगाना, ये तो एक पहले से पूर्व से प्री प्लान्ड उनकी एक रचना थी कि चुनाव का जो परिणाम आएगा उसको सीधे सीधे स्वीकार नहीं करना है। ईवीएम मशीन को और इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस प्रकार का हमको आरोप लगाना है। आदरणीय राजेश भैया अभी बता रहे हैं, शुरू से जो उन्होंने आपत्ति ली थी, उस आपत्ति का निराकरण भी हो गया। मैं राजेश भैया को बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ था, आपत्ति का निर्णय होने के बाद भी, निराकरण होने के बाद भी वहाँ पर कांग्रेस के जो हमारे एजेंट हैं उस बात को स्वीकार नहीं करते हुए उसको प्रभावित करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगा, जैसे भैया ने एक बार स्वीकार किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। उनका स्वभाव भी है, बहुत अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए विचारों के नेता हैं। उन्होंने अभी जो है हाटपिपलिया सीट की बाहर को स्वीकार किया। मैं बोलता हूँ उनको संदेश देना चाहिए सांवेर के कार्यकर्ताओं को लिए कि सांवेर के कार्यकर्ता भी इसको स्वीकार करें, जनता के निर्णय को, और जिस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप की वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि चूँकि वो शुरू से ही हम देख रहे हैं सांवेर में जिस प्रकार से कभी प्रेमचंद गुड्डू जी द्वारा जो वहाँ की माताएं बहनें बुजुर्गों ने कलश यात्रा निकाली थी, उस कलश यात्रा की में निकल जाने वाली बहनों को का जिस प्रकार से अपमान करने का काम किया था कि श्राद्ध के महीने में कलश यात्रा निकाल रही, इनका श्राद्ध होगा। कभी जीतू पटवारी जी बोलते थे कि चुनाव के बाद में प्रेमचंद गुड्डू जी की चक्की बहुत बारीक पिसती, हम चुनाव के बाद देख लेंगे। प्रेमचंद गुड्डू जी ने खुद ने कहा कि चुनाव के बाद में देख लूँगा। कमलनाथ जी जब सांवेर में एक सभा बोलने आए, उस समय उन्होंने 15 महीने की उपलब्धियों पे कहीं पर भी बात नहीं करी। अच्छा लगता है अगर 15 महीने में उन्होंने किए गए विकासों की बात की होती, लेकिन मंच से अगर उन्होंने कहा तो सिर्फ अधिकारियों को धमकाने की बात कही, उन्होंने अधिकारियों के कपड़े उतारने की बात कही। दिग्विजय सिंह जी का हम बयान देख लें, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी के हम बयान देख लें, सांवेर में नामांकन भरवाने आए थे प्रेमचंद गुड्डू जी का, तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले दिन से मन से हार स्वीकार कर चुकी थी। और उस दिन से लेकर आज तक कि हम अगर एक एक घटनाओं पर अगर नज़र मारें, एक एक उनके क्रियाकलापों में नज़र मारें, एक एक उनके वक्तव्यों पर नज़र मारें,
तो कांग्रेस चुनाव में कहीं भी नहीं थी। प्रेमचंद गुड्डू जी स्वयं कहीं पर भी जनसंपर्क करते हुए नहीं दिखे। प्रेमचंद गुड्डू जी कहीं पर भी जनता के बीच में जाकर अपनी बातें कहीं भी कोई उपलब्धि वाली बात कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार के रूप में कमलनाथ जी ने कोई ऐसे काम किया हो जिसका नाम पर हम जनता से वोट मांगे, ये कहीं पर भी दिखा नहीं। और उसी का कारण है कि आज जब एक बम्पर जीत सांवेर के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दी, एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तुलसीराम सिलावट जी ने वहाँ पर प्राप्त की है, उसको पचा नहीं पा रहे हैं। इस कारण वो कहीं ना कहीं अनर्गल आरोप लगाकर उसको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक सवाल करना चाहूँगा। राजेश जी, शिवराज सिंह कह रहे हैं कि शालीनता की जीत है, और आपके कुछ बयान हैं, यही जो दिनेश गुजर हैं मुरैना से टिकट मांग रहे थे, आपके कमलनाथ जी के समर्थक हैं, आपके गुट के हैं, उन्होंने कहा कि शिवराज तो भूखे नंगे परिवार से हैं। कमलनाथ जी ने आइटम कह दिया इमरती देवी को, और भी कुत्ता भी कह दिया सिंधिया जी को। सिंधिया जी को कहना पड़ा कि हाँ मैं कुत्ता हूँ। कभी कुछ कह देना, कभी कुछ कह देना। जिस तरह की भाषा हुई, जिस तरह से सज्जन वर्मा ने कहा कि वो रावण जैसे दिखने लग गए हैं, पकौड़े जैसी नाक है, जो भाषा शैली कांग्रेस के नेताओं की थी, क्या जनता ने उस शैली को नकार दिया है? नहीं, चुनाव परिणाम जो आए हैं ये विचारों के आदान प्रदान की लड़ाई होती है। अगर कमलनाथ जी ने कुछ बोला और सज्जन वर्मा जी ने कुछ बोला तो भाजपा के नेता भी कहीं पीछे नहीं थे। उन्होंने भी कई चीज़ों का, शब्दों का इस्तेमाल किया जो हमको अच्छे नहीं लगे और आम जनता को अच्छे नहीं लगे। लेकिन ये जो परिणाम आ रहे हैं ये आपको भी ऐसे परिणाम की प्रतीक भाई उम्मीद नहीं होगी, राजेश भाई को भी नहीं होगी। हालांकि आप बोलने से इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं बचता, जो जीता वो सिकंदर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में जिस तरीके का वातावरण बना या जो भी भाषा का उपयोग हुआ वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। दोनों राजेश का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। राजेश सोनकर जी का, जो अभी व्यस्त हैं, चुनाव में उनकी मतगणना चल रही है, जहाँ के वो जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी के प्रभारी हैं, वो अपनी व्यस्तता के बावजूद हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। राजेश चोकसे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हाटपिपलिया से सीधे वे यहाँ आए हमारे स्टूडियो में और हमारे दर्शकों से रूबरू हुए, हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं। राजेश चोकसे ने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनाव मर्यादा में लड़े जाना चाहिए, और राजेश सोनकर का बिल्कुल ये ठीक कहना है कि चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है। ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस भी बड़ा दिल रखकर इस हार को स्वीकार करे, और राजेश चोकसे खुद कह रहे हैं कि हम मंथन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, हमसे कहाँ कमी रही, क्यों हम जनता का विश्वास पारित नहीं कर पाए। तो वास्तव में कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का दौर है, आत्मचिंतन का दौर है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये समझने का दौर है कि इतनी बम्पर जीत के बाद बोराना नहीं है, पागल नहीं होना है, बल्कि इस जीत को जिम्मेदारी मानकर और बेहतर और बेहतर और बेहतर काम करना है। तब जाकर 2023 में जो फाइनल चुनाव होगा, उस फाइनल चुनाव में इस बात का निराकरण होगा। हम एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़।